आज एक नया टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो वो एक फोर्स फील करता है। आज हम लोग को उसी फोर्स के बारे में समझना है, उसकी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हम लोग को पता करना है क्या होता है। लेकिन इससे पहले प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कई बार ये चर्चा कर चुके हैं कि सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज़ मूविंग चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए कि कोई एक कंडक्टर हो, करंट कैरिंग कंडक्टर है ये, जिसमें करंट पास हो रही है, तो हम लोग को ये पता था ऑस्टर्स के नियम से कि इसके अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। लेकिन ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट में ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया कि कोई कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रही है, चार्ज वहाँ मूव कर रहा है, तो कितनी अमाउंट में मैग्नेटिक फील्ड वहाँ बनेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, साथ ही साथ डायरेक्शन की भी हम लोग को उस समय जानकारी नहीं थी। देन हम लोग को पढ़ना पड़ा बायोट सेवार्ट लॉ। ठीक है, बायोट सेवार्ट लॉ ऑलरेडी इसका एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हम लोग ये समझ पाएँ कि एक छोटे से एलिमेंट्री पोर्शन पर अगर हम बात करते हैं और अगर यहाँ करंट आई पास कर रही हो और इस एलिमेंट्री पोर्शन को DL से इंडिकेट कर रहे हों और इससे किसी एक R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग बात करेंगे तो जो उसकी मैग्नीट्यूड निकल के आई थी मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो वो हमारे लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बिटवीन द एंगल बिटवीन एलिमेंट्री पोर्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द P, या इसके सेंटर से जितनी दूरी पर जो R लिए हुए हैं उसके बीच का एंगल ही हमारा थीटा था। ठीक है, लेकिन इसी को हम लोग जब प्रोपोर्शनल के साइन को हटाए थे तो हम लोग यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, म्यू नॉट बाई 4 पाई का अपना वैल्यू था जिसको 10⁻⁻⁷ हम लोग जान रहे थे। साथ ही साथ ये एब्सोल्यूट परमेबिलिटी को बताता है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपका यहाँ पर मीडियम क्या है, एयर है या फिर कोई मीडियम आप लोग लिए हुए हैं, तो ये मीडियम के अनुसार यहाँ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी का मान चेंज होता है, उसके अनुसार मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी चेंज होती है। तो ये तो बात हो गई थी अकॉर्डिंग टू बायोट सेवार्ट के नियम। लेकिन बायोट सेवार्ट में प्रॉब्लम क्या था कि ये सिर्फ एलिमेंट्री पोर्शन के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा था उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। साथ ही साथ हम लोग इसके डायरेक्शन को अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसके डायरेक्शन को हम लोग राइट हैंड थंब रूल्स या फिर मैक्सवेल के स्क्रू नियम से समझ सकते थे। राइट हैंड थंब रूल्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि मान लिया जाए कि हम अपने राइट हैंड थंब को अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग अगर ये करंट को थ्रूली पास कर रहा है और हम अगर ऐसे रखते हैं तो यह हमारी जो फिंगर है जो कर्ल हो रही है, मुड़ रही है, उसके डायरेक्शन को बताता है। जैसे अगर हम इस पॉइंट P पे बात करें तो ये हमारे थंब के साथ P के लिए क्या हो रहा है, हमारा राइट हैंड का जो फिंगर्स है वो अंदर की ओर जा रहा है, तो ये इसको हम लोग क्रॉस से इंडिकेट करते थे, यानी क्रॉस से ऐसे करके इंडिकेट करते हैं, तो ये इनवर्ड ऑफ द डायरेक्शन हो गया, इनवर्ड डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अगर यहीं पे मान लिया जाए कोई पॉइंट अगर हम Q लिए हुए होते तो हमारा ये कर्ल क्या हुआ, उंगली क्या है, बाहर की ओर निकल जाता। ठीक है, Q से बाहर की ओर निकलता, तो बाहर की ओर निकलता तो इसको डॉट देकर ऐसे गोल करते हैं और इसको हम लोग आउटवर्ड कहते हैं। यानी इनवर्ड और आउटवर्ड का अपना सिंबल हो गया। क्रॉस देकर अगर करते हैं तो इनवर्ड और पॉइंट देकर अगर गोल करते हैं तो ये आउटवर्ड को बताता है। और ये डायरेक्शन हम लोग को ऑफकोर्स फिर से वही थंब रूल्स पे हम लोग को पता चलता है। ठीक है, अगर हम थंब के अनुसार जो करंट के डायरेक्शन को बताता हो तो ये जो रेस्ट फिंगर है यही हमारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी ये सिर्फ एक एलिमेंट्री पोर्शन पे के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था। देन हम लोग को पढ़ना पड़ गया एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स सर्किटल लॉ, कीटल लॉ। इसमें ये एक्सप्लेन हो पाया कि किसी भी कंडक्टर से अगर करंट थ्रोली पास करती है और आप अगर किसी R डिस्टेंस पे P पॉइंट पे बात करते हैं तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है सबसे पहले वहाँ पे क्या कीजिए, सर्कुलर लूप क्रिएट कर लीजिए। तो ये हमारा सर्कुलर लूप क्रिएट होता है। इस लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसको अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ के स्टेटमेंट के अनुसार अगर हम लोग समझें तो इसका स्टेटमेंट था कि इट स्टेट्स दैट द क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द कंडक्टर। यानी जो क्लोज लाइन इंटीग्रल हो गया ये म्यू नॉट
आई, यानी टोटल करंट आई का म्यू नॉट टाइम्स होता है। ये अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट था एम्पियर्स के। इसी पे हम लोग अलग अलग एप्लीकेशंस को पढ़ें और अलग अलग शेप एंड साइज पे करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम लोग बाकायदा मैग्नेटिक फील्ड भी पता किए, स्ट्रेंथ भी पता किए, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग राइट हैंड थंब रूल्स या फिर स्क्रू नियम से हम लोग इसको चीज़ को जान रहे थे। ये दो पोर्शन ये था जिसमें हम लोग ये समझ पाए थे कि किसी भी कंडक्टर से करंट पास होगी तो वो अपनी अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, जो हम लोग अब तक समझ चुके हैं। लेकिन आज के इस टॉपिक्स में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें कुछ कहानी अलग है। कहानी क्या अलग है कि किसी कंडक्टर से करंट यहाँ पास हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर एक हम चार्ज लेते हैं Q और ये रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, तो रेस्ट पोजीशन पे अगर है तो इस पे कोई भी इफ़ेक्ट क्रिएट नहीं होता, यानी नो इफ़ेक्ट, ये इस पर कोई भी फोर्स ना कोई इफ़ेक्ट फील होता है। लेकिन जैसे ही इस चार्ज को अगर हम v वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं, v वेलोसिटी के साथ अगर हम मूव कराना चाहते हैं v के साथ, तो ये ऑफकोर्स ये स्ट्रेट लाइन ही जाना चाहिए। अगर हम v वेलोसिटी से इसको स्ट्रेट लाइन में देते हैं तो ये ऐसा नहीं होता है। ये थोड़ा आगे जाने के बाद ये क्या होता है, कर्ल होकर मुड़ जाता है, यानी इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, ये जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी उस और ये मूव कर जाती है। तो अगर इस पर कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है तो ऑफकोर्स इस पर एक नॉन कांटेक्ट फोर्स फील्ड की वजह से लग रहा होगा। यहाँ निश्चित रूप से एक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, और ये जो फोर्स है इसकी डिपेंडेंसी चार्ज पर होती है, वेलोसिटी पर होती है, साथ ही साथ इस करंट के कारण जो इसके अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है उसकी स्ट्रेंथ पर ही भी होती है। यानी ये जो फोर्स है ये हो जाता है हमारा Q V क्रॉस B, ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अनुसार, ठीक है। तो इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग समझेंगे। चलो देखोगे सभी यहाँ पे, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात किए कि किसी कंडक्टर से अगर करंट पास हो रही हो और अगर हम इसके काफ़ी क्लोज में एक पॉइंट टेस्ट चार्ज को हम यहाँ चार्ज को रखे हुए हैं, ठीक है, क्यू चार्ज है, और ये रेस्ट स्टेज पर हो तो इस पर नो इफेक्ट, यानी इस पर कोई भी इफेक्ट फील नहीं करता है। लेकिन जैसे ही इसको हम भी वेलोसिटी देते हैं, भी वेलोसिटी देने की वजह से जो है ये एक्चुअली ये सीधा लाइन में चले जाना चाहिए था भी वेलोसिटी की वजह से, लेकिन ये लाइन में जाने के बजाय ये क्या होता है, अंदर की ओर ये कर्ल होता है, ठीक है, अंदर की ओर ये मुड़ रहा है इस कंडक्टर के जहाँ पे करंट थ्रोली पास हो रही थी, क्योंकि ये अपने अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, ठीक है। तो जब ऑफकोर्स मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखो, जैसे हम लोग ये जानते हैं ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या जानते थे कि मास वाले जो पार्टिकल्स होंगे, जिसमें मास होगा, वो मास वाले पार्टिकल्स को ही अपनी ओर अट्रैक्ट करता था, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ चार्ज के साथ हुआ था। यानी अगर हम बात करें नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव के साथ अगर हम बात करें तो अट्रैक्शन या रिपल्सन जो है वो चार्ज वाले मटेरियल के साथ ही होता था। यानी ऐसा यहाँ पर भी निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि इस कंडक्टर के अराउंडिंग तो एक हम जो करंट थ्रोली पास हो रही है मूविंग चार्ज की वजह से, यहाँ जो अराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, यही मैग्नेटिक फील्ड की बात जब हम इस चार्ज के साथ करते हैं और ये चार्ज जब मूव करता है तो ये भी अपनी अराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये इस और अट्रैक्ट होता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर एक फोर्स क्रिएट होता है, और वो जो फोर्स है वो F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। यानी ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम कहेंगे, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज, और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंडेंसी इसकी होगी। देखो, यानी हम ये कह सकते हैं कि इफ़ मूविंग चार्ज कम्स इन मैग्नेटिक फील्ड दे एक्सपीरियंस्ड ए फोर्स विच इज़ नॉन एज द मैग्नेटिक फोर्स, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो है इसके इक्वल होगा। यानी अगर हम यहाँ पे इसको तोड़कर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो हमको पता है कि जो वेक्टर फॉर्म होता है, क्रॉस का वेक्टर फॉर्म होता है, उसके साथ साइन का फॉर्म यूज होता है, यानी क्यू भी बी साइन थीटा हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो थीटा इज़ एंगल बिटवीन V एंड B। अगर हम यहाँ पर V और B को इंडिकेट करते हैं, यहाँ मान लीजिए ये V को है और ये B को इंडिकेट करते हैं, तो ये दोनों के बीच का एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। तो एक बात यहाँ पे समझना होगा कि F जो है इज़ प्रोडक्ट ऑफ V एंड टू B, ये इसी दोनों का रिजल्टेंट मान है F। तो ये साइन थीटा के लिए मैक्सिमम मान जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री पर। यानी एक बात जो समझ में आ रहा है कि F के साथ जो है, F जिस फोर्स का हम बात कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज ये भी है, और साथ ही साथ ये जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ही हमारा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि जब 90 डिग्री यूज़ करेंगे तो वैसे स्थिति में हमारे पास जो मैक्सिमम फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस्ड किया जाएगा इस चार्ज के द्वारा जो यहाँ पे मूव कर रहा है अराउंड द इस कंडक्टर के अराउंडिंग जहाँ पे करंट जो है वो थ्रोली पास कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा वो परपेंडिकुलर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B। ठीक है, चलो अब ये प्रॉब्लम है कि हमको ये समझना है कि यहाँ पे किस स्थिति में इसका जो है वो रिजल्टेंट मान 0 होगा। मतलब जो फोर्स है वो कब किस के कंडीशन में जो है वो रिजल्टेंट 0 होगा। तो पहला स्थिति ये है यदि चार्ज जो है वो 0 हो, यानी चार्ज हो ही ना, यानी वो न्यूट्रल फॉर्म में हो। तो न्यूट्रल फॉर्म में, क्योंकि हम लोग को पता है प्लस या माइनस जब चार्ज होता है तभी वो मूव करेगा, उसको मूवमेंट करवाएंगे। लेकिन न्यूट्रल फॉर्म में होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी जब यही मान हमारा 0 होगा तो टोटल ये केसेस जो है वो 0 हो जाएगा। दूसरा केस ये बन सकता है कि जो चार्ज है वो मूव ही ना करे, यानी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज विल बी 0। ठीक है, यानी चार्ज जो है वो एट रेस्ट स्टेज में हो जाए, एट रेस्ट। तो इस स्थिति में भी हमारे पास कोई फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट नहीं होगा। दूसरा, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो, ठीक है, यही 0 हो, यहाँ पे चार्ज जो है इस कंडक्टर से फ्लो ही ना करे, करंट ही ना फ्लो करे, तो वैसी स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, तो फिर भी हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 होगा। और तीसरा और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट केस है वो थीटा है। थीटा का मान अगर 0 हो या फिर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो, तो ये दोनों केसेस में जो है यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं करेगा। ये दोनों का क्या मतलब है? 0 का मतलब है कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज हो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दोनों अगर पैरेलल हो जाए, यानी मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी ऑफ द चार्ज का भी डायरेक्शन अगर दोनों सेम है, तो वैसी स्थिति में भी हमारे पास कोई फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो 0 हो जाएगा। चौथा स्थिति के साथ अगर हम 180 डिग्री का बात करते हैं, ये एंटी पैरेलल हो, ठीक है, माइनस के साथ अगर हम इंडिकेट करते हैं तो ये एंटी पैरेलल को बताता है। यानी एक डायरेक्शन अगर वेलोसिटी को बताता है तो जस्ट उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और इस दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री है, और इसका भी साइन के साथ जो रिजल्टेंट मान होगा वो 0 होगा। दैट्स वाई हमारे पास जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो क्रिएट होगा वो भी क्या होगा? 0 होगा। यानी ये 4 डिफरेंट केसेस हैं जिसमें हमारे पास कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी एक बात यहाँ कंफर्म हो गया, इस केसेस में हम समझ पा रहे हैं कि यदि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं बनेगा। वो वैल्यूज़ जो होगी, ये जो F का मान होगा, यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटली 0 होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं there is no force on charge particle if going in the direction of the magnetic field or exit गोइंग टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दोनों केसेस हो गया है। चलो, ये बात तो समझ में आ गया हम लोगों को कि ये F जो है ये मैक्सिमम तब होगा जब ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो और साथ ही ये या तो फिर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। लेकिन इस दोनों स्थिति पे अगर हम बात करें डायरेक्शन का, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा उसकी मैग्नीट्यूड तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे निकलेगा? क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होना चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास 2 सबसे बेहतरीन नियम है, जिसमें एक है स्क्रू रूल्स, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि F इज इक्वल टू Q क्रॉस B। ये तो हम जानते हैं, इसका मतलब है कि V और B का जो एंगल है ये 2 स्थिति पे बनेगा। अब अगर हम तुमसे बात करें कि मान लिया जाए हम यहाँ पे इसको V से इंडिकेट कर रहे हैं, और ये वाला जो मान है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और इसके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है, और वो कुछ इस डायरेक्शन से रोटेट करता है। ठीक है, तो इमेज करो कि स्क्रू में कैसे होता है। जब अगर स्क्रू हम लोग खोलते हैं तो याद करो कि इसको पकड़कर एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक हो गया हमारा, एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्क्रू क्या होता है? बाहर की ओर निकलता है। यानी ये जो बाहर की ओर निकलेगा, यानी ये आउटवर्ड को बताएगा, यानी ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया, आउटवर्ड, क्योंकि V और B की वजह से जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जब एंटी क्लॉक घूमेगा तो देखो स्क्रू का नियम क्या है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमको घुमाना है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर हम इसको एंटी क्लॉक घुमाते हैं, इसको अगर हम ऐसे घुमाते हैं तो ये क्या होगा? बाहर की ओर निकलते चला जाएगा। तो जब ये बाहर की ओर निकलेगा तो वैसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि V और B का जो डायरेक्शन, अगर मूविंग का जो डायरेक्शन है वो अगर एंटी क्लॉक हो तो जो फोर्स लगेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। और दूसरा जो केस है, अगर हम इसी V और B की बात करें, ठीक है,
क्योंकि प्रत्येक केस में तो भी ही हमारा मूव करेगा, भी तो अपने जगह पर फिक्स ही है, ठीक है। तो ये जो भी है अगर ये क्लॉकवाइज मूव करे, ये डायरेक्शन पे मूव करे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो वैसी स्थिति में हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, अंदर की ओर जाता है। जैसे हम इसको चीज़ को स्क्रू से अगर हम टाइट करते हैं, घुमाते हैं, तो घुमाने के बाद क्या होगा, ये धीरे 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 क्या होगा, अंदर की ओर चलते चला जाएगा। यानी इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। यानी मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, अगर ये हमारा क्लॉकवाइज मूव कर रहा है भी, यानी जो चार्ज है उसको अगर हम क्लॉकवाइज मूव करवाते हैं तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स जो निकलेगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, और एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव कराते हैं तो उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो आउटवर्ड होगा। और एक जो दूसरा प्रोसेस है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड को मान लो हम ऐसे करके, अगर इसके अंगूठे को, और ये हमारा फर्स्ट फिंगर हो गया और ये मिडिल का फिंगर है, अगर हम इसको ऐसे इंडिकेट करते हैं, इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो अंगूठा है ये हमारा फोर्स को बताएगा, ठीक है। ये हमारा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा, जिसको हम बी से इंडिकेट करेंगे, और ये हमारा करंट को बताएगा। तो यहाँ करंट कहाँ से आ गई, तो मूविंग पॉजिटिव चार्ज को ही हम क्या कहेंगे, करंट कहते हैं, है ना। इसी को करंट, क्योंकि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ठीक है। और ये तीनों क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, देखो लेफ्ट हैंड को अगर हम फैलाते हैं तो ये हमारा जो है ये करंट वाला हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, और ये हमारा फोर्स को, जो कि यहाँ पर अराउंडिंग ये क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर कैसे होगा, देखो यहाँ जैसे ये हम अंगूठे को बता रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट फिंगर हो गया, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, करंट कैरिंग हो गया। तो तुम देखो तो यहाँ पे गौर करोगे कि ये तीनों के साथ, यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ से इसके साथ भी क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। यानी प्रत्येक स्थिति पे जो हमारा अंगूठा है वो दोनों के साथ क्या है, परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में बना रहा है। यानी ये ब्लू पेन के साथ भी 90 डिग्री और ये रेड वाला ब्लैक के साथ भी 90 डिग्री पे। यानी हम कह सकते हैं कि ये तीनों स्थिति में हमारे एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके अनुसार हम किसी भी डायरेक्शन पे फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट यानी मूविंग चार्ज को हम रख कर हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि ये किस चीज़ को बताता है, तो ये हम लोग को पता है कि इनवर्ड डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। मान लिया जाए इनवर्ड में अगर हम, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, ठीक है, इनवर्ड में ही मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। और चार्ज जो है, मान लिया जाए चार्ज को हम इस डायरेक्शन पे ले लेते हैं, ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इस चीज़ को समझने के लिए चलो हम लोग सबसे पहले करते हैं क्या है कि हम अपने लेफ्ट हैंड को इसके साथ सेट करते हैं। देखोगे यहाँ पे, देखो यहाँ ये जो उंगली है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बताता है, ये इनवर्ड है यानी अंदर की ओर होगा, ये अंदर की ओर सूचित कर रहा है। और ये जो है ये हमारा वेलोसिटी ऑफ द करंट बता रहा है, यानी भी के वैल्यूज़ को बता रहा है, ये हमारा वेलोसिटी भी को बता रहा है। और ये जो है देखो ये वाला जो यानी अपवर्ड, ये ऊपर की ओर है, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो ये फोर्स का जो डायरेक्शन है ये हो गया हमारा ऊपर की ओर, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकल गया। मान लो कि अब हम कंडीशन बदल देते हैं, हम अब यहाँ पे इनवर्ड की जगह आउटवर्ड पे मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं। तो आउटवर्ड पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो वैसी स्थिति पे हमारा जो फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये जो डॉट है इस बात को बता रहा है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारा आउटवर्ड है, ठीक। और हम यहाँ पे मान लिया जाए इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी ऑफ द चार्ज है या चार्ज की जो वेलोसिटी है उसको हम नीचे की ओर ले लेते हैं। तो वैसी स्थिति में हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन किस ओर बनेगा, चलो देखोगे जैसे हम इस चीज़ को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो है हमारे ये करंट को बता रहा है, ये जो लाइनिंग्स है ये तुम देख रहे होगे ये बताता है, और ये फिंगर्स जो है ये जो बाहर की ओर बता रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ठीक है। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, ये हमारा इस ओर की ओर डायरेक्शन बता रही है। देखो फिर से यहाँ ये जो पोजीशन है ये हमारा करंट को बता रहा है कि ये आपका वेलोसिटी ऑफ द चार्ज ये है, ये हमारा जो बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। तो ये इस तरफ यानी ये जो डायरेक्शन हो गया ये फोर्स का डायरेक्शन हमारा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, साथ ही साथ हम डायरेक्शन को भी आसानी से समझा सकते हैं। जैसे देखो अब एक क्वेश्चन ऐसे समझ लेते हैं कि मान लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नीचे की ओर दिखा रहा है, ठीक है, और चार्ज ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कुछ इस तरह से इधर दिखाता है। तो फिर जो फोर्स होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी,
तो जैसे इसको समझोगे ठीक से, जैसे हम बात कर रहे हैं ये हमारा डाउनवर्ड है, तो ऐसा करते हैं कि हम ये जो है, ये जो हमारा फिंगर्स है, ठीक है, इसको लेफ्ट हैंड को हम समेटे हुए हैं तीनों फिंगर्स के साथ, इसको जो हम नीचे की ओर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जब हम नीचे की ओर कर रहे हैं तो यहाँ देखोगे कि जैसे ही हम इसको नीचे की ओर करते हैं, ठीक है, जब नीचे की ओर करेंगे तो इसकी जो डायरेक्शन है फोर्स की वो अपर अंदर की ओर बताएगा, ठीक है, यानी फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, अंदर की ओर। ये जो अंगूठा है हमारा, ठीक है, ये देखोगे थोड़ा सा ठीक से समझने का प्रयास करोगे, यहाँ जब हम इसको समेट के करते हैं तो ये इसको डायरेक्शन को बता रहा है और ये फिंगर हमारा नीचे होगा तो ये अंगूठा क्या होगी, अंदर की ओर रिप्रेजेंट करेगा। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे मान लिया जाए कि हम ये डायरेक्शन इसको बता रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ऊपर की ओर बता रहे हैं, लेकिन अभी जो हमारे पास जो चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है। ये वेलोसिटी डायरेक्शन जरूर बता रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव में है, ठीक है। तब हम लोग को पता करना है कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पर इस चीज़ को समझाते हैं कि जैसे ये हमारा अपर ऊपर की ओर बता रहा है, जो ये उंगली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को बता रहा है, ये पे हमारा चार्ज के वेलोसिटी को बता रहा है। तो ये इस हिसाब से ये जो फोर्स अप्लाई होगा ये बाहर की ओर हो रहा है। लेकिन एक बात गौर करो, तो हमारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव है, क्योंकि हम लोग शुरुआत में ही बात कर चुके थे, जो भी करंट फ्लो होगी उसमें पॉजिटिव लेंगे, तो नेगेटिव का क्या कर देंगे, रिजल्टेंट वैल्यू के साथ जस्ट हम अपोजिट कर देंगे। यानी जिस कंडीशन के साथ जो फोर्स है वो बाहर की ओर रिप्रेजेंट कर रहा था, उसी केस में हम उसको क्या करेंगे, अंदर की ओर दिखा देंगे। यानी ये जो है जिसकी डायरेक्शन अभी इधर हो रही थी, एक्चुअली ये क्या है, इधर की ओर है। जो नेगेटिव इधर है तो ऑफकोर्स पॉजिटिव में इधर होगा, और अंदर की ओर ये जब होने के बाद जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड हो जाएगी, यानी अंदर की ओर लगना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है जिसमें हम लोग अलग अलग तरह से ये समझ पाएँ कि कोई भी फोर्स जो है अगर मूविंग चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होती है जो Q इंटू V क्रॉस B है, और उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम स्क्रू नियम से या फिर हम लोग फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से आसानी से समझा सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक्स था जो आज हम लोग क्लियर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ शुरुआत करेंगे।